नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी बुद्धिमान व्यक्ति, उनके नेतृत्व में भारत कर रहा जबरदस्त प्रगति। भारतीय विदेश नीति की बड़ी जीत, कुवैत में गिरफ्तार 34 भारतीय नर्सों और चिकित्सा कर्मियों को करवाया गया रिहा। गिरफ्तारी के बाद परिवारों ने भारतीय सरकार से लगाई थी रिहा कराने की गुहार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 की जगह मिलेगी 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना का भी लिया गया निर्णय। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन मंजूर। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, पदकों की संख्या पहली बार 80 के पार। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण तो जेना कुमार ने हासिल किया रजत पदक। पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल और महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पक्के किए पदक। वनडे क्रिकेट विश्व कप का आज से भारत में शुभारंभ। पिछले विश्व कप की फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा उद्घाटन मैच। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एम्स जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे। राजस्थान में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार लाने वाले कदम में प्रधानमंत्री NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवार से डांगियावास खंड को 4 लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन रुणीचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से अधिक घरों का उद्घाटन करेंगे। मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों में 2,350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। पीएम सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को वो समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 1,850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी, विजय सोटा और मारवास ग्राम सिंगरैली को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण करने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंधों की भी प्रशंसा की है। पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास में बहुत प्रगति कर रहा है। इस एजेंडे पर काम करना भारत और रूस दोनों के हित से
पूरी तरीके से मेल खाता है। पुतिन ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में भी रूस और भारत के बीच आगे सहयोग की उम्मीद जताई। उनकी ये टिप्पणी भारत में G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के तुरंत बाद आई है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी EEF को संबोधित करते हुए मेक इन इंडिया के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। एक अच्छी खबर, भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद कुवैत में तकरीबन 1 महीने पहले गिरफ्तार किए गए 34 भारतीय नर्सों और चिकित्सा कर्मियों को बुधवार को रिहा करा लिया गया है। गत 12 सितंबर को कुवैत के अधिकारियों ने एक अस्पताल में छापा मारकर अन्य लोगों के साथ भारतीयों को भी गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार 34 भारतीयों में 19 मलयाली और 11 आंध्र और तमिलनाडु के हैं। इन सब ने ईरानी नागरिकों के अस्पताल में 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवारों ने भारतीय सरकार से संपर्क साधा था। इसके बाद भारतीय दूतावास ने उनकी रिहाई के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। कुवैत में भारतीय दूतावास ने बुधवार को कहा कि उसके और कुवैत के संबंधित अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बुधवार को सभी भारतीयों को रिहा कर दिया गया। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने भी एक्स पोस्ट कर भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए दूतावास की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना समेत कई निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा तेलंगाना में सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए LPG सब्सिडी प्रति सिलेंडर 100 रुपये बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद योजना के लाभार्थियों के लिए LPG सब्सिडी 200 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच फैसले के लिए अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दे दी है। विवाद के समाधान से दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता, खपत और निर्यात बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर नए बाजार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे तेलंगाना के किसानों की मांगें पूरी होगी। बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। भारत से हल्दी का निर्यात 2030 तक $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बाकी बचे कार्यों को संशोधित 2,430 करोड़ रुपए की लागत से पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। कार्य पूरा होने पर परियोजना से झारखंड और बिहार के 4 सूखाग्रस्त जिलों में 42,301 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा मिलेगी। डोमिनिकन गणराज्य और भारत अपने संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर है। इसी क्रम में डोमिनिक गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्स भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति ने कल दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, ICT, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, अंतरिक्ष, उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, आयुर्वेद और योग समेत विभिन्न क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान महासागर विज्ञान और चिकित्सा उत्पाद विनियमन में 2 सहयोग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। रकेल पेना ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य उज्जवल बताते हुए कहा कि उनका देश भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का स्थायी सदस्य बनने के प्रयास को समर्थन देता है। उन्होंने ये उद्गार बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सप्रो हाउस में द डोमिनिकन रिपब्लिकन
एंड इंडिया नेचुरल पार्टनर्स विषय पर एक व्याख्यान के दौरान प्रकट किए। La India quiere estar para que pueda influenciar de manera positiva en algo que es la bandera de la India, que es la paz. Entonces, pues, por supuesto, qué mejor país que la India para poder realmente, pues, liderar ese tema desde un espacio tan importante para todo el mundo. For us, it is a very important space, the UNSC, and any nation, especially India, would want to be part of it and positively influence the cause of world peace. What I would like to say is, what better country than India to be part of this forum? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में युवा खिलाड़ियों के लिए नवनिर्मित यूथ हॉस्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने जल्द ही दूसरे चरण का काम शुरू होने की उम्मीद भी जताई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के अन्य शहरों से पर्यटन, खेल और अन्य कारणों से कोटा आने वाले युवाओं और खिलाड़ियों को यूथ हॉस्टल सुविधाजनक आश्रय की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों के युवा साथ रहेंगे तो उनमें एकता की भावना भी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यूथ हॉस्टल में दूसरे चरण का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। उन्होंने ये भी बात प्रकट की कि कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के प्रयास करेंगे, जहां एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि युवा देश की शक्ति का केंद्र हैं, उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। राजस्थान में कोटा भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में देश और दुनिया में जाना। अब हमारी निगाह अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की है, जिसमें एक छत के नीचे सारे स्पोर्ट्स की गतिविधियां एक छत के नीचे मिले, जहां एक छत के नीचे लोगों को जो खिलाड़ी हैं प्रशिक्षण के लिए उनको एक छत के नीचे मिले। ये कुछ आधा सपना अभी बूंदी में पूरा हुआ है। 25 करोड़ की लागत से बूंदी में सिंथेटिक ट्रैक बना। कोटा में हमारे अजीज कोच साहब कहते थे कि कोटा में सिंथेटिक ट्रैक कब बनेगा। बिना सिंथेटिक ट्रैक के एथलेटिक कोई प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। लगातार प्रयास करने के बाद कोटा में नहीं, बूंदी के अंदर भी 40 किलोमीटर इलाके के अंदर 2 सिंथेटिक बने। उधर सिक्किम के लहुनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ के कारण 22 सैन्य कर्मियों समेत 102 लोग लापता हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर हालात के बारे में जानकारी हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सिक्किम के हालातों को लेकर राज्य के सीएम से दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री ने सिक्किम में किसी भी चुनौती से निपटने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इस प्राकृतिक आपदा से 22,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 2,000 लोगों को बचाया भी जा चुका है, जिनमें एक सैन्यकर्मी भी शामिल है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बुधवार को बैठक की और सिक्किम में स्थिति की समीक्षा की। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बुधवार प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सुबह 6:30 बजे प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी। आप सांसद के घर पर करीब 11 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी एक्साइज जांच मामले में प्रमुख आरोपी दिनेश अरोड़ा के एजेंसी के गवाह बन जाने के बाद हुई है। आप नेता संजय सिंह के दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू स्थित सरकारी आवास पर ईडी ने सुबह छापा मारा। इस दौरान अधिकारियों ने घर की तलाशी ली और दिन भर की पूछताछ के बाद संजय सिंह को धन शोधन रोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह पार्टी के तीसरे नेता हैं जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं।
साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा आज की जाने वाली है। बुधवार को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान जरूर कर दिया। इस साल ये सम्मान संयुक्त रूप से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मोंगी जी, बार्वेडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से लुइस ई ब्रूस और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी में काम करने वाली एलेक्सी आई एक्रिमोव को दिया गया है। पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाने वाली है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 5 अक्टूबर साल 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के कलिंजर किले में हुआ। दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनके पति राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई, जिसके बाद दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना शुरू किया। साल 1564 में जबलपुर के पास बरेला नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दुर्गावती का सामना मुगलों की ओर से आसफ खां से हुआ। युद्ध के दौरान वीरता से लड़ते हुए रानी दुर्गावती को वीर गति प्राप्त हुई। उनके नाम पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। कहते हैं शिक्षक वो जरिया होता है जो शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। 5 अक्टूबर साल 1994 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। दुनिया में शिक्षा का महत्व और शिक्षा के महत्व को बताने में शिक्षक की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को समझाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस का मूल उद्देश्य यह है कि सारे संसार में शिक्षकों के महत्ता को स्थापित किया जा सके। इतिहास के बाद बात खेल जगत की। भारत की मेजबानी में क्रिकेट विश्व कप का आज से शुभारंभ हो रहा है। पहला मैच मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 2 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दोनों ही टीमों के कुछ अहम खिलाड़ी चोट की वजह से उद्घाटन मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। इस मुकाबले से एक दिन पहले सभी टीमों के कप्तान दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मिले और विश्व विजय का अपना अपना दावा पेश किया। भारतीय टीम की बात करें तो टीम इंडिया का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। 12 साल के बाद वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। महज कुछ घंटों के बाद दुनिया में सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप का शुभारंभ होने वाला है। 48 मैच, 45 दिन, 10 देश और 10 विश्व स्तरीय मैदानों में अब तक का सबसे उत्कृष्ट वनडे विश्व कप खेला जाएगा। इसकी शुरुआत आज से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2019 विश्व कप के 2 फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच के साथ होने वाली है। उधर हांगझाओ एशियाई खेलों में अब की बार 100 पार का लक्ष्य लेकर उतरे भारतीय दल का कमाल लगातार जारी है और उसने एशियाई खेलों में अब तक 18 स्वर्ण सहित कुल 81 पदक जीत लिए हैं, जो एशियाई खेलों के एक संस्करण में देश के लिए सबसे अधिक पदक है। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के ही दूसरे एथलीट जैना कुमार 87.54 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहकर देश के लिए रजत जीतने में कामयाब रहे। नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया स्वर्ण पदक हांगझोउ में भारत का 17वां स्वर्ण पदक रहा। एशियाई खेलों के एक संस्करण में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का भारत का ये नया रिकॉर्ड है। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने इसके थोड़ी देर बाद ही स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 19 और कुल पदकों की संख्या 82 कर दी। भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
साथ में तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन बीच बीच में मैं कोशिश कर रहा था कि बाकी एथलीट्स को भी बूस्ट अप करूं। और जब कंपटीशन ख़त्म हो गया तो एक ही फ्लैग था हमारे पास, तो हम दोनों एक ही फ्लैग के साथ घूम रहे थे। वो भी एक प्राउड मोमेंट था कि हम फाइनली, वो एक मोमेंट आ गया कि हम एक फ्लैग के साथ दोनों एथलीट जा सकते हैं, क्योंकि दोनों इंडिया से हैं। तो बहुत मज़ा आया वो चीज़ देख के। और हम साथ में जब हम वहाँ पे थे फिनिशिंग पे 400 मीटर रिले की, तो तब वहाँ पे फिर अपना गोल्ड आया, तो अलग ही वो था। फिर हम उनसे मिले जाके। तो ये जो इतने बड़े कंपटीशन में और इतने बड़े स्टेडियम में ये चीज़ देखना एक ड्रीम ही मान लो था, और वो आज पूरा होता दिख रहा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। हमको गवर्नमेंट से, टॉप से और फेडरेशन से और बाकी जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। और जो सबसे मेन बात है, जो एथलीट्स का माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी, और वो अपने आप को ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हैं, ना केवल एथलेटिक्स में, बाकी इवेंट्स में भी, जैसे बैडमिंटन है या बाकी गेम्स हैं, तो वो ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हैं, जीत रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे फिर ऑलरेडी वो बूस्ट अप मिल जाता है, तो वो माइंडसेट जो एथलीट्स का वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। आइए अब इस वीडियो के जरिए देखते हैं भारत के 11वें दिन के प्रदर्शन को। अपडेट एट 10 में समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा के कविता पाठ के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध। नूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा। लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन करते वीर चलेंगे जो फामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया।